Welcome to my YouTube channel Physics Numericals by Ashutosh. This is our lecture number 5 on vector. Today we are going to learn about resolution of vectors. So let us start. देखते हैं हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आप पढ़े होंगे, इससे पहले पढ़े या नाम तो सुने होंगे कम से कम कि रिजोल्यूशन का क्या मतलब होता है. सेपरेट करना, सेग्रीगेट करना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. चलिए देखते हैं. मान लीजिए कि इस पॉइंट पे ओ नाम दे देते हैं. इस पॉइंट कोई पार्टिकल है, ठीक है. इस पे इस तरीके से एफ फोर्स लग रहा है, इस ओर एफ फोर्स लग रहा है. तो अब आप गौर से देखिए कि ये एफ फोर्स ना एक्स एक्सिस की तरफ है ना वाई एक्सिस की तरफ. इसका एक अलग डायरेक्शन है, एक अलग ही डायरेक्शन में. तो इसका हम लोग क्या करते हैं, ये थीटा एंगल पे लग रहा है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे. तो इसका हम लोगों को कहता है कि रिजॉल्व दिस फोर्स इनटू टू कंपोनेंट्स, की एक हॉरिजॉन्टल के अलोंग और एक वर्टिकल के अलोंग इस फोर्स का कंपोनेंट निकालिए. ये हमको दिया हुआ रहता है. ये पूछा जाता है कि इस एफ फोर्स जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका एक इम्पैक्ट एक्स डायरेक्शन में और एक इम्पैक्ट वाई डायरेक्शन में. या आप ऐसा कह सकते हैं कि एक इम्पैक्ट इस फोर्स का हम एक्स एक्सिस में निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकालते हैं, और दूसरा इम्पैक्ट निकालते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में. ये थीटा एंगल पे है. तो चलिए कि यहाँ से ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं पहले, ठीक है. ये आप देख रहे हैं, ये एफ है. अच्छा, अब इसका नेमिंग कर लेते हैं. ए ओ है, ये ए बी सी, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं आप. अच्छा ठीक है. अब देखिए कि ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ ए बी हमको निकालना क्या है, निकालना है हमको कि इस एफ फोर्स का इधर क्या रिजल्टेंट होगा, मतलब एक कंपोनेंट क्या होगा, और इस एफ फोर्स का इस वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ये निकालना है. तो ट्रायंगल ओ ए बी में हम लिखेंगे साइन थीटा नहीं, पहले कॉस थीटा निकालते हैं. कॉस थीटा वाला लेते हैं. कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइट होता है. इसमें बेस क्या है, ओबी है बेस, ओबी. और हाइपोटेनस कौन सा है, ये ओ ए, जिसका मैग्नीट्यूड आपको है एफ. ओ ए cos थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं ओबी. तो ओबी तो निकालना ही है, ओबी. और ओ ए क्या है, हमारा एफ है, ओ ए एफ है. तो हमारा आ गया ओबी इज इक्वल टू, यहां से ओबी इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा. यानी कि ये वाला जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो एफ कॉस थीटा आ गया. अब निकालना है हमको ओसी निकालना है. अब आप एक चीज ध्यान दीजिए कि ओसी का जो लेंथ होगा वही ए बी का लेंथ होगा या बी ए का लेंथ होगा, बोलिए. दोनों लेंथ सेम होगा. तो अब इसी ट्रायंगल ओ ए बी में ही साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच. परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है ए बी, और एच है ओ ए. साइन थीटा ए बी तो निकालना है हमको, और ओ ए एफ दिया हुआ है. तो ए बी बराबर आ गया एफ साइन थीटा. इस ए बी के बराबर आ गया एफ साइन थीटा, इस ए बी के बराबर एफ साइन थीटा आ गया. तो ये ए बी और ये ओ सी दोनों सेम ही है. तो सेंस ए बी बराबर ओ सी
बराबर हम लिख सकते हैं एफ साइन थीटा। तो यही होता है हमारा कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया एफ साइन थीटा। तो एक एफ फोर्स लग रहा था, हम बोले कि यहाँ पे मान लीजिए कि एक पार्टिकल है ओ पॉइंट पे, इस तरह फोर्स लग रहा है इस पे, तो इस फोर्स का इम्पैक्ट निकालना है या इस फोर्स को रिजॉल्व करना है एक्स एंड वाई एक्सिस की में। तो इस साइड आता है एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल में, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ जाता है एफ साइन थीटा। अब कई जगह आप ट्रिक पढ़ेंगे, ट्रिक पढ़ने को मिलेगा आपको इसका कि जिस साइड जहां से जिस एक्सिस से ये थीटा बन रहा होता है उस साइड एफ कॉस थीटा आएगा, और और उसके दूसरे साइड एफ साइन थीटा आएगा वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है। अब ठीक है, अगला केस देखिए, ये आप या कई लोग इस तरीके से इसको याद करने की कोशिश करते हैं, रिमेम्बर करने की, कि रटने का कोशिश करते हैं, सिंपली बोले तो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos थीटा। ऐसा नहीं करना है कभी भी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सेम O पॉइंट है, ये एफ फोर्स लग रहा है, लेकिन थीटा यहाँ से नहीं, थीटा आपको इस तरीके से दिया हुआ वर्टिकल से। ठीक है। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, इस केस में चेंज हो जाएगा। याद रखिए हमेशा एक चीज कि थीटा जिससे भी बनाता है, जिस एक्सिस से थीटा बनेगा उस तरफ cos थीटा आएगा। तो कौन से एक्सिस से थीटा बन रहा है, वाई एक्सिस से, तो इस तरफ का कंपोनेंट हो जाता है यहाँ एफ cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे एफ एक्स जो हम लिख सकते हैं, एफ एक्स जो हुआ हमारा, ये होता है एफ साइन थीटा, या इसके ऊपर से वेक्टर हटा दीजिए, एफ एक्स सिंपली एफ साइन थीटा हो गया। मतलब फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ साइन थीटा आ रहा है, और यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट जो आ रहा है वो एफ कॉस थीटा आ रहा है। तो कभी भी इस तरीके से याद मत कीजिए कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा cos थीटा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट sin थीटा होगा। ये चीज आप याद रख सकते हैं कि जिस एक्सिस से, जिस साइड से थीटा बनता है, थीटा एंगल बनाता है, उस साइड एफ cos थीटा बनता है, एफ cos थीटा आएगा। तो थीटा यहाँ पे इस साइड बन रहा था तो एफ cos थीटा आया यहाँ पे थीटा इस वाले एक्सिस से बन रहा है तो इस तरफ इसका कंपोनेंट एफ cos थीटा आया। ये चीज आप याद रख सकते हैं। तो ठीक है, अभी इस पे और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। तो अब है हमारा पहला क्वेश्चन है, जिनको भी समझ में आ गया होगा अच्छे से रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो आप समझ जाएंगे ये क्वेश्चन सब काफी इजी है। आप देखिए कि एक फोर्स दिया हुआ है, ओ नेमिंग कर लीजिए, एफ फोर्स है 6 न्यूटन का, ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो इसका एक्स और वाई कंपोनेंट निकालना है हमको। तो लिखने का तरीका होता है, फोर्स का एक्स कंपोनेंट एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा हमारा एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, क्योंकि इसके साथ थीटा बन रहा है इस वाले एक्सिस के साथ, तो इधर एफ कॉस थीटा आएगा, इस तरफ एफ साइन थीटा आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एफ कॉस थीटा की जगह पे लिख देते हैं एफ कॉस 30 डिग्री। फोर्स का वैल्यू है 6, कॉस 30 होता है √3/2, 3√3 न्यूटन। ये एफ एक्स आ गया हमारा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एफ वाई निकालना है। तो इसी तरीके से एफ वाई हो जाएगा एफ साइन 30 डिग्री, एफ साइन 30, एफ का वैल्यू है 6 और साइन 30 होता है 1/2, तो ये हो गया हमारा 3 न्यूटन। तो ये देखिए आप, इस तरीके से हम रिजॉल्व करते हैं किसी भी वेक्टर को एक्स एंड वाई कंपोनेंट में। अगला है हमारा, ध्यान दीजिएगा, इस समय थीटा इधर से नहीं, ये वर्टिकल से है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री और यहाँ वर्टिकल से 60 डिग्री बना रहा है। तो
एक्चुअली वही है कि 60 डिग्री इधर से बना रहा है, तो ये इससे तो 30 डिग्री ही बना रहा है, लेकिन ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। देखिए इसका एक्स कंपोनेंट निकालना है, एक्स और वाई में रिजॉल्व करना है। ये 10 न्यूटन का फोर्स है जो वर्टिकल से 60 डिग्री पे लग रहा है। यहाँ पे मान लीजिए कोई पार्टिकल है, इस पे फोर्स लगाया जा रहा है 10 न्यूटन का, जो 60 डिग्री एंगल बना रहा है वर्टिकल से। तो इसका एफ एक्स एंड एफ वाई, मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस में कंपोनेंट क्या होगा, किस तरह निकालेंगे। तो एफ एक्स, सबसे पहले देखिए कि थीटा इससे बना रहा है, तो इस तरफ, इस वाले एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ cos थीटा आएगा, और इस तरफ एफ साइन थीटा आएगा। तो एफ एक्स जो होगा वो हमारा एफ साइन 60 डिग्री होगा। ये 5√3 न्यूटन आ गया। और इसका वाई एक्सिस में क्या होगा, एफ cos 30, सॉरी cos 60, एफ cos 60। तो एफ का वैल्यू तो है 10 न्यूटन, और cos 60 क्या होता है 1/2, तो ये हो गया इसका वैल्यू 5 न्यूटन। तो इस तरीके से रिजॉल्व करते हैं किसी भी वेक्टर को। अच्छा, एक सी हमारा केस है कि इन दोनों केस में तो यहाँ से इस तरीके से लग रहा है, कभी इससे हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है, कभी वर्टिकल से। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो फोर्स है 4 न्यूटन का, ये वाई एक्सिस की तरफ लग रहा है। ऐसा भी तो लग सकता है ना फोर्स, जरूरी थोड़ी है हमेशा कि इससे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ 60 डिग्री, इस तरीके से कोई एंगल बनाए। इस तरीके से भी फोर्स लग सकता है। अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो एफ 4 न्यूटन जो हमारा फोर्स लग रहा है, इसका एक्स एक्सिस से कितना एंगल है 90 डिग्री का। तो इसका एफ एक्स जो लिखेंगे, मतलब कि इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट, एक्स एक्सिस की तरह के तरफ जो कंपोनेंट है, तो वो 4 cos थीटा लिखते थे। थीटा यहाँ 90 डिग्री है, तो 4 cos 90 डिग्री, cos 90 जीरो होता है, तो जीरो हो जाएगा। यानी कि जब फोर्स कंप्लीटली वाई एक्सिस की तरफ लग रहा है, तो इसका एक्स एक्सिस की तरफ प्रभाव जीरो हो जाएगा, इंपैक्ट जीरो हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से एफ वाई कंपोनेंट, इस फोर्स का वाई में क्या कंपोनेंट होगा, तो ये आप कॉमन सेंस से भी बोल सकते हैं कि इसी की तरफ लग रहा है, जो लग रहा है फोर्स, तो वो हो जाएगा उतना ही जितना लग रहा है, क्योंकि जो इम्पैक्ट लग रहा है यहाँ पे, जो आप देखिए कि 6 न्यूटन का था, एक्स एक्सिस में इसका इम्पैक्ट निकाले तो ये घट गया। फिर यहाँ आप देखिए वाई एक्सिस में इसका इम्पैक्ट निकाले, ये घट गया 3 न्यूटन। एक्चुअली ये फोर्स था 6 न्यूटन का, लेकिन जब इसका प्रभाव निकाले, जब इसका इम्पैक्ट हम देखे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, तो वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बट गया। यहाँ सारा का सारा फोर्स वाई एक्सिस में लग रहा है, तो ऐसे ही आप लिख दे सकते हैं कि 4 न्यूटन। लेकिन चलिए यहाँ भी इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाई एक्सिस की तरफ एफ साइन 90 डिग्री, और साइन 90 आप जानते हैं कि साइन 91 होता है, तो 4 न्यूटन हो गया। ठीक है, तो यह है हमारा इस उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अभी और क्वेश्चन लिखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। A vector of magnitude 100 Newton makes an angle 30 degree with the horizontal. Resolve this vector into x and y component. ठीक है, तो पहले पिक्टोरियली आप देख लीजिए, पिक्चर बना लेते हैं इसका। इस तरीके से कोई वेक्टर है 100 न्यूटन का, 100 न्यूटन का फोर्स है जो 30 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक, बोल रहा है कि एक्स एंड वाई कंपोनेंट निकालना है इसका, यानी कि इस फोर्स का नाम दे लीजिए कुछ, आर मान लेते हैं इसको। इसका हमको कंपोनेंट निकालना है एक्स और वाई, तो आर एक्स एंड आर वाई, यही तो निकालना है। इसका देखिए ये थीटा इधर से है, 30 डिग्री बना रहा है, तो इधर जो आएगा ये
ये 100 cos 30 होगा, 100 cos 30, और ये क्या हो जाएगा हमारा 100 sin 30, 100 sin 30। तो x कंपोनेंट जो है हमारा 100 cos 30 है, √3 न्यूटन। y कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट जो है इस फोर्स का F sin 30 है, सॉरी F चल ही रहा था मेरे दिमाग में, ये R sin 30 या 100 sin 30 आप बोल सकते हैं। तो sin 30 होता है 1/2, ये हो जाएगा हमारा 50 न्यूटन। इजी क्वेश्चन था, चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अ वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज 250, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट। चलिए फिर से पिक्चर, इसका डायग्राम बनाते हैं। इस तरीके से फिगर है हमारा, एंगल है 30 डिग्री, एंगल, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। बोल रहा है कि ये मान लीजिए कि एक वेक्टर है आर वेक्टर, इसका आर एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमको दिया हुआ है 250। तो आर का वैल्यू निकालना है और आर वाई निकालना है, वर्टिकल कंपोनेंट और वेक्टर का वैल्यू। अब आप देखिए कि ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और ये आर है, आर वेक्टर। तो इसका जब ये थीटा इस तरफ से बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो इसका इधर कंपोनेंट हो जाएगा आर cos थीटा, और इस तरफ कंपोनेंट हो जाएगा आर sin थीटा। आर sin थीटा हो गया इधर कंपोनेंट, इधर आर cos थीटा हो गया। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आर cos थीटा, यानी कि आर तो मालूम ही नहीं है हमको, cos 30 डिग्री, 30 डिग्री बना रहा है, और ये 250 cos 30 कितना होता है √3/2, रूट डिवाइडेड बाई √3/2। तो ये हो जाएगा आपका 500/√3, और ये हो गया हमारा वैल्यू किस चीज का, आर का। आर का मतलब ये आर का मैग्नीट्यूड है, इस आर का मैग्नीट्यूड है 500/√3। ठीक है, अब ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया, आर का मैग्नीट्यूड आ गया। तो इसका आर sin थीटा है, यानी कि हमारा जो आर वाई जो होगा, आर वाई जो कंपोनेंट हो जाएगा वो आर sin 30 होगा, आर sin 30, और आर का वैल्यू 500/√3 है, 500/√3 डिवाइड, और ये है sin 30 1/2, तो ये 250/√3 आ गया हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। और ये वेक्टर की फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इतना हो गया, और वर्टिकल कंपोनेंट हो गया हमारा 250/√3। तो ये है कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखिए, अब अभी तक हम लोग देख लिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के कुछ केसेस। अब एक चीज जो मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ वो ये है कि
जरूरी नहीं है कि हमेशा जब हम वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे, जरूरी नहीं है कि हमेशा जब हम वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे तो हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ही पाएंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दो ही डायरेक्शन की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में हम उसका मतलब रिजॉल्व करके निकालेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसके ये समझने के लिए इसका एग्जांपल देखिए, इंक्लाइंड प्लेन वाला। मान लीजिए कि चौक भी इस देश में असली नहीं बन रहा है बच्चों आजकल। मान लीजिए कि ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है थीटा एंगल पे, इसका मास है m, mg नीचे की ओर फोर्स लगेगा इस पे, ठीक है। इस पे फोर्स लग रहा है एक नीचे की ओर mg लग रहा है, तो यहाँ पे कहा जाता है कि इस mg का एक फोर्स इस पे नीचे की ओर लग रहा है, ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी रखा हुआ है m मास का, तो इसका इस फोर्स का कंपोनेंट निकालिए, एक अलोंग द प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंपोनेंट निकालना है, ठीक है। तो हम आपको क्या कहे थे, शुरुआत कैसे किए थे, अभी शुरुआत ये किए थे कि जरूरी नहीं है कि हमेशा जब हम वेक्टर को रिजॉल्व करें तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही आएगा, ये जरूरी नहीं है। हाँ, ये चीज जरूरी है कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में हम निकालेंगे हमेशा उसका कंपोनेंट। तो देखिए कि यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया हमारा, ये 90 डिग्री हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये कितना हुआ, अच्छा एक फोर्स इस तरफ लग रहा है अलोंग द प्लेन और एक इस तरीके से लग रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसका कंपोनेंट लग कुछ नहीं रहा है यहाँ, फोर्स तो नीचे की ओर लग रहा है mg, इसका इम्पैक्ट इसको जो रिजॉल्व कर रहे हैं दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, तो ये थीटा है, ये थीटा है, और ये आप देखिए कि ये दोनों के बीच में, इस दोनों ये जो हमारा एक्सिस है इन दोनों के बीच में ये 90 डिग्री का एंगल है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये थीटा, ओह सॉरी एक मिनट, ये 90 माइनस थीटा है, बहुत हॉचपॉच हो रहा है यहाँ पे, मिटाते हैं इसको। हम मास का बॉडी रखा हुआ है, ये थीटा एंगल है, इससे नीचे की ओर mg फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे, कहा गया है हमसे कि इसका वर्टिकल, इसका आप अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दो कंपोनेंट निकालिए, ये थीटा है, ये 90 है ही, तो ये वाला जो एंगल है हमारा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है, ये हमारा एंगल जो है ये 90 माइनस थीटा हो गया। आप समझ सकते हैं ये वाला, ये जो एंगल होगा ये टोटल 90 होगा, क्योंकि इसको रिजॉल्व कर रहे हैं हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में रिजॉल्व करते हैं, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक। ये आप देख रहे हैं कि mg है, तो इस तरफ ये इस वाले एक्सिस से थीटा बना रहा है, तो जिस एक्सिस से थीटा बनाता है उधर क्या कंपोनेंट होता है, mg cos थीटा, mg cos थीटा, और उसके अपोजिट वाले साइड mg sin थीटा। तो इसी तरीके से निकालते हैं हम mg का कंपोनेंट। कोई अगर बॉडी m मास का रखा हुआ है इंक्लाइन प्लेन पे, ये टेढ़ा बन गया इधर का, उससे कोई लेना देना नहीं, आप फीलिंग पे ध्यान दें। इस तरफ इसका कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा और इस तरफ mg cos थीटा। तो ये आप देख लिए कि किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं हम
इसमें और कोई बात बताने लायक मुझे लग नहीं रहा है। और अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे कुछ इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड। तो इसी तरीके से रिजॉल्व करते हैं। ये शुरू हम किस तरीके से किए थे, ये मास रखा हुआ है, ये इंक्लाइन प्लेन है जो खुद थीटा एंगल यहाँ से बना रहा है। तो इस पे एक मास रखा हुआ है जिसपे mg फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। ठीक, अब इस mg फोर्स का इंपैक्ट निकाल रहे थे, हम इसको रिजॉल्व कर रहे थे दो कंपोनेंट में। हमने आपको शुरू किया था, शुरुआत में बतलाया था कि जरूरी नहीं है कि जब भी हम रिजॉल्व करें किसी वेक्टर को तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ही है। ये जो mg cos थीटा है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और ये जो mg sin थीटा है ये अलोंग द प्लेन है, अलोंग द प्लेन ये फोर्स का कंपोनेंट आता है, अलोंग द प्लेन। तो इस तरीके से आप समझ गए। एक और रिजोल्यूशन आप देख लीजिए, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, आगे तो क्वेश्चन करते हैं इस पे। एक मिनट। हाँ देखिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अ मास ऑफ 4 kg, वही सिंपली अभी जो हमने आपको पिछले जस्ट बताया है। मास ऑफ 4 kg लाइज ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन फिगर, और फिगर गायब है। तो फिगर बनाते हैं हम। रिजॉल्व इट्स वेट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एज्यूम g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे 4 kg का एक मास रखा हुआ है, 4 kg का। ठीक है, और ये 30 डिग्री के एंगल है, 30 डिग्री का एंगल है। हमको बोल रहा है कि अलोंग द प्लेन, तो अलोंग द प्लेन ये वाला हुआ, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन हमारा ये वाला कंपोनेंट हो गया। तो हमको इसको रिजॉल्व करना है। तो इसका एक बार फिर से बना लें, गंदा बन गया फिगर। एक अलोंग द प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन हमको कंपोनेंट निकालना है। तो ये आप जानते हैं कि mg cos थीटा आया था, और ये वाला हमारा होता है mg sin थीटा, mg sin थीटा। तो अलोंग द प्लेन हो गया mg sin थीटा, अलोंग द प्लेन जो हो जाएगा कंपोनेंट हमारा वो हो जाएगा mg sin 30 डिग्री mg। तो इसका mg नीचे की ओर काम कर रहा है जो कि 4 kg का बॉडी है, तो 40 हो जाएगा। g हमको 10 लेना है, तो mg का वैल्यू हो गया 40 और इंटू साइन 30, साइन 30 1/2। तो अलोंग द प्लेन आ गया 20 न्यूटन, 20 न्यूटन का फोर्स आ गया अलोंग द प्लेन। और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन यानी mg cos थीटा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, mg cos 30 डिग्री। mg है 40 और cos 30 होता है √3/2। तो ये आ जाएगा आपका 20 √3 न्यूटन। 20 √3 न्यूटन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर का। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे अभी।
अगला टॉपिक जो है हमारा यूनिट वेक्टर। लगेगा आपको कि क्या है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब कि मैग्नीट्यूड 1 हो गया खत्म, लेकिन इतना ही यूज नहीं है यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर एक छोटा सा टॉपिक भले ही, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है वेक्टर चैप्टर के अंदर में। तो चलिए देखते हैं यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये तो सब आप लोग जानते हैं पहला लाइन। सेकंड लाइन जो है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। इट इज यूज टू स्पेसिफाई डायरेक्शन। ठीक, ये डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन कैसे स्पेसिफाई करता है ये हम सीखेंगे अभी। मान लीजिए कि ए कोई वेक्टर है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। किसी भी वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर क्या चीज होता है, वेक्टर वैसा क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होता है। तो ए वेक्टर को अगर लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू डायरेक्शन ऑफ ए, ये लिखना होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर को गुना करेंगे तो ये ए वेक्टर आएगा हमारा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जो है किसी भी वेक्टर का लिखते हैं किस तरीके से, इस तरीके से। ए वेक्टर है तो इसमें मोड लगा दिए। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड तो 1 है। मान लीजिए कि 5 मीटर कोई चीज चला है, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ठीक है 5 तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, 5 तो मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन किस तरह से स्पेसिफाई होगा, जैसे कि अब इसके आगे अगर हम यूनिट वेक्टर लगा दें, यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं, जैसे ये एक ए वेक्टर के संदर्भ में बात चल रही है, तो ए वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर हम देखें तो ए कैप इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है ये ए कैप, ये यूनिट वेक्टर होता है। ठीक, ये उसको डिनोट करने का तरीका है। तो डायरेक्शन की जगह पे ए कैप लिख लिए। आप जानते हैं कि ए वेक्टर, या तो आप किसी चीज का मैग्नीट्यूड लिखना है तो इस तरीके से मोड लगाकर लिखिए, या फिर ए और ए इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर इसको रहने दीजिए, इस तरीके से लिख लीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप, ये हो गया। यहां से ए कैप इज इक्वल टू क्या आ गया, देयरफॉर ए कैप इज इक्वल टू ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको ये याद रखना है। ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। किसी भी चीज का अगर हमको डायरेक्शन निकालना है तो इसी तरीके से ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर। अगर ए की जगह पे मान लीजिए आर होता, आर वेक्टर होता, तो उसी तरह से आर वेक्टर ये आर कैप होता। आर वेक्टर का अगर हम डायरेक्शन निकाल रहे होते आर वेक्टर और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, तो इसी तरीके से ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, इसको आपको याद रखना है। ये होता है हमारा यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब देखिए कि मान लीजिए ऐसे ये ए वेक्टर है। ठीक, ये एक हो गया, एक, एक, 3, 4,
इस तरीके से 1 2 3 4। इसका अगर इस ए वेक्टर का हमको लिखना हो, ए वेक्टर को लिखना हो तो किस तरीके से लिखेंगे? इसको लिखेंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू 4 यूनिट, 4 यूनिट है ये, और ए कैप, ये एक यूनिट का, एक यूनिट का, फिर एक यूनिट का, एक यूनिट का सेगमेंट काट लिए हैं। ये यूनिट वेक्टर हो गया, मैग्नीट्यूड 1 है तो इसको 4 ए कैप लिख सकते हैं, 4 ए कैप, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप तो 4 ए कैप, इस तरीके से होता है। चलिए इसी पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ, अभी तो सबसे पहले पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, उसका कंसेप्ट जान लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। अगला है हमारा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है जो आपको बतलाना जरूरी है, ये ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और म्यूचुअल का हिंदी होता है परस्पर। ये एक्स वाई और जेड एक्सिस हो गया हमारा। इस तरीके से इस पे 1 यूनिट का, इस पे भी एक 1 यूनिट ले लिए और इस पे भी 1 यूनिट ले लिए। ये वेक्टर है, एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट जो हम चलेंगे तो उसको बोला जाता है आई कैप, 1 आई कैप। इसी तरह तरीके से वाई एक्सिस पे अगर हम 1 यूनिट चलते हैं तो इसको जे कैप बोलते हैं या 1 जे कैप बोल सकते हैं आप। और इस जेड एक्सिस पे जो हम अगर 1 यूनिट मूव करते हैं इसको बोलते हैं 1, इसका हो गया मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन हो गया के कैप। सिंपली कहने का ये मतलब है कि एक्स डायरेक्शन को स्पेसिफाई करते हैं आई कैप से, वाई डायरेक्शन को स्पेसिफाई किया जाता है जे कैप से, और जेड डायरेक्शन को के कैप से, ठीक है। अब देखिए कि इसमें हम लिख देते हैं, इसमें ज्यादा कुछ जानने का है नहीं। आई वेक्टर जो होता है यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, आई कैप है, इसके ऊपर कैप लगा हुआ है यानी कि यूनिट वेक्टर है। ये होता है यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। जे कैप जो है ये यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, इस तरीके से डायरेक्शन लिख देते हैं शॉर्ट में, शॉर्ट कर दिए। आई जे और के कैप होता है यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव जेड एक्सिस लिखिए या डायरेक्शन लिखिए, बात एक ही है, जेड एक्सिस या डायरेक्शन। इसी को बोला जाता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आई जे के। ये आप अगर कहीं कभी भी वेक्टर का बुक उलट के देखे होंगे, आप आगे पढ़ के देखे होंगे तो आई जे के इस तरीके से लिखा हुआ ढेर सारा मिला होगा।
तो एक यूनिट का हम लिए थे जिसका मैग्नीट्यूड था, यूनिट वेक्टर कहते किसको है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो ये आई कैप बोलेंगे, इसको जे कैप बोलेंगे, इसको के कैप बोलेंगे। आई कैप होता है यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन या पॉजिटिव एक्स एक्सेस। जे कैप होता है यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन या वाई एक्सेस, और के कैप होता है यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव जेड एक्सेस। ठीक है, अब इस पे हम क्वेश्चन करेंगे तो कंसेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा, अ यूनिट वेक्टर अलोंग ईस्ट इज डिफाइंड एज आई कैप। ये तो हम अभी आपको जस्ट बताए हैं कि आई कैप, अ यूनिट वेक्टर अलोंग ईस्ट इज डिफाइंड एज आई कैप। और हम क्या लिखे थे आई कैप के बारे में कि अ यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स जो होता है वही तो ईस्ट होता है हमारा। इस तरीके से जो बनाते हैं, ये नॉर्थ साउथ होता है, नॉर्थ साउथ साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट। तो ये यही हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, ये निगेटिव वाई और ये निगेटिव एक्स। ठीक है, अब बोल रहा है यूनिट वेक्टर अलोंग ईस्ट इज डिफाइंड एज आई वेक्टर ये आई कैप, अ फोर्स ऑफ 10 to the power 4 न्यूटन एक्स वेस्टवर्ड। 10 to the power 4 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा है, इस तरफ। ठीक है, 10 to the power 4 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा है, इस तरफ ऐसे। तो बोल रहा है रिप्रेजेंट द फोर्स इन टर्म्स ऑफ आई कैप। तो ये वेस्टवर्ड इस तरीके से लग रहा है, तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस फोर्स को हम लिख लेते हैं, एफ मान लेते हैं। तो लिखेंगे 10 to the power 4 माइनस आई कैप। ये इसको पॉजिटिव एक्स में रहता है तो इसको आई कैप मानते हैं, तो निगेटिव एक्स में है तो माइनस आई कैप मानेंगे। तो यही हो गया, या इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से -10 to the power 4 आई कैप, इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो ये है सिंपल सा। अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में ढेर सारा क्वेश्चन कराते हैं आपको। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग वेक्टर्स। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग वेक्टर्स से क्या मतलब है मेरा। पहला है, अ वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स एंड इज इन पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो एक वेक्टर है जो 3 यूनिट है और मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है और पॉजिटिव जेड एक्सिस में है। ये इसको किस तरीके से लिखेंगे, यही बोल रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग वेक्टर्स। इसको किस तरीके से लिखेंगे, 3 तो हो गया उसका मैग्नीट्यूड और कौन से डायरेक्शन में, पॉजिटिव जेड। पॉजिटिव जेड एक्सिस क्या होता है, के कैप। तो 3 के कैप हो गया। अब वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स and is in positive y axis। a vector has magnitude 7 units and is in positive y axis। तो पॉजिटिव y, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 7 यूनिट्स। तो समझ में आता है मैग्नीट्यूड पॉजिटिव y यानी कि j कैप। तो 7j इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, 7j कैप, ये 3k कैप। अब अगला आता है, अब वेक्टर r has magnitude 4 units in positive z direction। A vector r has magnitude 4 units in positive z direction and 5 units in positive y direction। तो इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगा, तो इसको लिखेंगे, r वेक्टर है, r वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो r इज इक्वल टू 4 यूनिट्स इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो 4 यूनिट्स पॉजिटिव x को क्या लिखते हैं, आई कैप। 5 units in positive y direction, 5 units in positive y यानी कि j कैप। तो इस तरीके से लिखेंगे हम 4i कैप प्लस 5j कैप। इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर।
इस रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। ठीक है, अगला है अ वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स इन पॉजिटिव x डायरेक्शन एंड 7 यूनिट्स इन नेगेटिव z डायरेक्शन। चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। मान लीजिए कोई वेक्टर है 3 यूनिट्स इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो 3 यूनिट्स पॉजिटिव x में यानी कि 3 i कैप एंड 7 यूनिट्स इन नेगेटिव z डायरेक्शन। तो पॉजिटिव z को किससे डिनोट करते हैं, k कैप से, तो नेगेटिव z को किससे डिनोट करेंगे, माइनस k कैप से। तो इसको आप माइनस k कैप लिखिए, या इसी को आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि 3 i कैप माइनस 7 k कैप, और सही रिप्रेजेंटेशन यही है 3 i कैप माइनस 7 k कैप। ये आप देख लिए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग इन अकॉर्डेंस टू द फिगर। फिगर यहाँ पे बना हुआ है और इस सब का आंसर लिखना है आपको। तो पहले तो फिगर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये एफ फोर्स है या एफ वेक्टर कहिए, एफ वेक्टर है थीटा एंगल पे। तो यहाँ से एक हम पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लीजिए। ठीक, अब इस एफ वेक्टर का इस तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा बन रहा है इस साइड, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। और कैसे होता है एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, ये हम आज आपको शुरुआत में ही बता चुके हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में आप देख चुके हैं। तो अब कि इधर एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा ये वाला सवाल नहीं आना चाहिए मन में, और इधर होता है कंपोनेंट एफ साइन थीटा। ठीक है, हमारा पहला पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ एफ। इसके ऊपर एरो नहीं है, यानी कि मैग्नीट्यूड पूछ रहा है हमसे एक्स कंपोनेंट का। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, एफ कॉस थीटा। ठीक उसी तरह से एफ वाई पूछ रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एफ साइन थीटा है। मैग्नीट्यूड पूछ रहा है वाई कंपोनेंट का, और मैग्नीट्यूड पूछ रहा है एक्स कंपोनेंट का। यहाँ पे देखिए इस वाले क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे वेक्टर एफ एक्स पूछ रहा है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछ रहा था हमसे सिर्फ और सिर्फ एफ एक्स का। यहाँ पे एफ एक्स वेक्टर पूछ रहा है कि वो क्या होगा। तो एफ एक्स वेक्टर, तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड तो हम ऊपर लिखे हुए हैं एफ एक्स का एफ कॉस थीटा, तो उतार लिए ऊपर से देखकर एफ कॉस थीटा। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो एफ एक्स नेम से ही क्लियर है, एक्स डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स में, तो इसको हम लिखेंगे आई कैप। यही हो गया हमारा एफ एक्स वेक्टर। इसी तरीके से एफ साइन थीटा, एफ वाई हो गया हमारा एफ साइन थीटा जे कैप के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए एफ इन कार्टेशियन फॉर्म, तो इसको हम यहाँ पे ऊपर देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म हम आपको बतलाए थे कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस इस तरीके से लिखा हुआ हो, उसको कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स का। तो एफ इन कार्टेशियन फॉर्म जो है, एफ इन कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, एफ इन कार्टेशियन फॉर्म, तो एफ इज इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस एफ वाई। ये कहने का क्या मतलब है कि फोर्स जो है, मेन जो टोटल फोर्स है, ये जो एफ फोर्स है, ये एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये फोर्स ही तो आएगा। या इनडायरेक्टली जो ये फोर्स था इसी को तो हम तोड़ करके एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा किए हैं, तो फिर इन जो दोनों को हम ऐड करेंगे तो एफ ही आएगा। मोटा मोटी ये बात है। एफ इन कार्टेशियन फॉर्म, तो एफ का रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, एफ एक्स कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा आई कैप
एफ एक्स वेक्टर एफ कॉस थीटा आई कैप, एफ वाई वेक्टर है तो एफ साइन थीटा जे कैप, एफ साइन थीटा जे कैप, यही है हमारा रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन किसका? एफ इन कार्टेशियन फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब ये देखिए कह रहा है कि मॉड एफ मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड मॉड लगाने के लिए बोल रहा है इस पे, तो चलिए लगाते हैं मॉड। ये एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कि इसमें से एफ स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो इस तरीके से हो गया cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसका वैल्यू आ गया f के बराबर। ये आप देख लीजिए कि वैल्यू आ गया f के बराबर, किस चीज का? मॉड निकाले जब f का तब। तो हम क्या कहे थे, आपको कहे ही थे कि इसका इन दोनों इस f वेक्टर को हम तोड़ करके f साइन और f cos थीटा में तोड़े हैं, तो जब f cos थीटा और f साइन थीटा को जोड़ेंगे तो फाइनली तो f ही आएगा। तो यहाँ पे हम मॉड निकाले हैं, मॉड मतलब क्या? मैग्नीट्यूड निकाले हैं, मॉड लगाए हैं तो मैग्नीट्यूड निकाले हैं, तो f के बराबर आ गया हमारा। अब यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, इसमें पार्ट है इसका 7 जो है वो एफ एक्स स्क्वायर और एफ वाई स्क्वायर करना है। एफ एक्स स्क्वायर क्या है? एफ एक्स एफ कॉस थीटा एफ कॉस थीटा का स्क्वायर, और एफ वाई क्या है यहाँ पे? एफ साइन थीटा, तो एफ साइन थीटा का स्क्वायर, एफ साइन थीटा का स्क्वायर। जरा देखिए कि ये जो हम लिखे हैं और ये जो लिखे हैं इसमें कोई अंतर है क्या? सेम चीज है। इसका भी वैल्यू आएगा एफ के बराबर। तो पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 6, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है और ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं? इससे हम ये कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि मॉड जो है f का जो मॉड होगा, मॉड लगाएंगे तो वो इक्वल है एफ एक्स का स्क्वायर एफ वाई के स्क्वायर के बराबर। ये है कि नहीं, जरा समझ में आया कि नहीं? फिर से आप यहाँ पे गौर कीजिए और सोचिए कि ऐसा क्या क्यों लिखे हैं। मॉड आप यहाँ पे किए हैं तो देखिए कि वैल्यू क्या आया? एफ। यहाँ पे हम अंडर रूट एफ का एफ एक्स स्क्वायर और प्लस अंडर रूट ये एफ वाई स्क्वायर किए हैं, तो सेम चीज तो किए हैं, ये या ये सेम चीज ही तो है, तो वैल्यू सेम ही आया है। इसलिए ये मॉड एफ का मॉड लगाना और ये इसका वैल्यू कैलकुलेट करना, रूट अंडर एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करना, दोनों सेम चीज है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि मॉड लगाने का मतलब ये होता है। तो ये आप नोट बनाकर अपने कॉपी में लिख लीजिएगा इस चीज को, कि ये एक पॉइंट हो गया आपके लिए। अब यहाँ देखिए tan थीटा अगर पूछ रहा है पॉइंट 8 में, tan थीटा क्या हो जाएगा? थीटा ये है तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, ये एफ साइन थीटा है, ये एफ साइन थीटा है, तो ये भी एफ साइन थीटा है, जो कि एफ वाई है, वर्टिकल कंपोनेंट है इस फोर्स का, और ये क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट है इस फोर्स एफ एक्स है ये। तो tan थीटा बराबर लिख लेंगे एफ वाई बाई एफ एक्स। ठीक है, तो यही हो गया हमारा इसका आंसर। थोड़ा ये हौच पौच हो गया, लेकिन जिस तरीके से आए हैं आपको क्लियर होगा कि यहाँ से पहला का आंसर यहाँ, दूसरे का आंसर यहाँ, तीसरे का आंसर यहाँ, चौथे का आंसर यहाँ, और फोर्स इन कार्टेशियन फॉर्म का आंसर यहाँ पे हम लिखे हैं।
यहाँ पे लिखे हैं, और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी लिखिएगा, और ये भी। फिर इसका आंसर इस तरीके से यहाँ तक गया है, और फिर इसके बाद यहाँ से और एक ये। तो आप इसका सीक्वेंस कंफ्यूज नहीं होइएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे हम नोट लिखे हैं 2 पॉइंट, एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट। पढ़िए इसको अच्छे से। ये एक ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप लिखे हैं। इसका अगर मॉड निकालना है तो इस तरीके से, अभी हम पिछला जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें आप देखे थे ये चीज, इस चीज का सत्यापन या ट्रूथफुलनेस आप उसमें देख चुके हैं कि हम आपको बतलाए थे कि इसमें यहाँ पे f का मॉड किए थे और एफ एक्स प्लस एफ वाई स्क्वायर इस तरीके से आया था। ठीक उसी तरीके से जब 3 रहेगा कि यहाँ पे अभी 2 ही है, ए एक्स और ए वाई, आई और जे में रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। यहाँ पे जब 3D वेक्टर है कि आई कैप जे कैप के कैप ए एक्स ए वाई ए जेड तीनों है, तो सेम इसी तरीके से कोई चेंज नहीं होगा मॉड निकालने में, सेम इसी तरीके से। और इसमें प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे प्लस के जगह पे माइनस हो या कुछ और हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे a3i-4j है, इसका मॉड निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए 2 है, 3 तो हो गया, 3 हो गया ax की x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड हो गया, और i कैप और j कैप किस तरीके से मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ax प्लस ay का स्क्वायर, तो 3 और प्लस 4 का स्क्वायर, ये आ जाता है आपको 5 आ जाता है इसका आंसर। ठीक इसी तरीके से b है यहाँ पे दिया हुआ, और b का मॉड लगा हुआ है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो 5 और प्लस 12 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 13 आंसर। अब देखिए एक हम 3 वाला भी ले लिए हैं, एक्स ए वाई ए जेड वाला भी ले लिए हैं। आर वेक्टर है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस माइनस 3 के कैप, नहीं प्लस माइनस नहीं सॉरी, आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस 3 के कैप। इसका अगर मॉड निकालना है, मॉड लगा है इसमें, इसका वैल्यू निकालना है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये कितना आएगा, 1 प्लस 4 प्लस 9, 1 प्लस 4 प्लस 9 रूट अंडर 14। ठीक है, ये आप देख लिए। अब आगे हम क्वेश्चन करते हैं 2-3 और। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ए बराबर इतना दिया हुआ है, वेक्टर ए बराबर है ना, वेक्टर बी इज एडेड टू ए जो वेक्टर है इसमें अगर बी ऐड कर दिया जाता है, वी गेट अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। हमको एक यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग मिल जाता है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, आल्सो फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। तो क्या कह रहा है, ए का वैल्यू हमको दिया हुआ है ए प्लस बी, ए में बी जोड़ने पे हमको एक यूनिट वेक्टर मिल रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर मतलब वैल्यू जिसका 1 है उसको क्या लिखेंगे, आई कैप से डिनोट कर सकते हैं। अब आप जान रहे हैं ए का वैल्यू दिया हुआ है आपको, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। ठीक है, प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप। बी वेक्टर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई कैप माइनस, पूरा इसको उठा के उधर ले जाएंगे,
आई कैप से आई कैप कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया हमारा -2j कैप +3k कैप। ये क्या आ गया, ये बी वेक्टर आ गया। फाइंड बी वेक्टर कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी वेक्टर, तो ये हो गया वैल्यू। आल्सो फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालेंगे, मॉड लगा के। फोर 4 + 9 हो गया, ये √13 आ गया हमारा। ठीक है, अब बोलता है कि इन द, एक अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है कि बी वेक्टर के अलोंग कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी। Find a unit vector in the direction of b vector। ठीक है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब कि बी कैप आपसे निकालने के लिए बोल रहा है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ बी कैप, इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। तो बी वेक्टर का डायरेक्शन पहले मालूम होगा तब तो आप एक वेक्टर निकालेंगे। तो बी कैप इज इक्वल टू बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, ये आप पहले जान रहे हैं, पहले से अभी आज ही बताए हैं आपको इसी लेक्चर में। -2j कैप +3k कैप, और इसका मॉड तो मालूम ही है हमको, √13, या और इसको इसी तरह इस तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है, वो भी सही है। -2/√13 j कैप प्लस 3/√13 k कैप, दोनों ही सही है। तो ये 8वां वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा। चलिए आगे और क्वेश्चन करते हैं इस पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल। फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद 20 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ r वेयर r इज इक्वल टू इतना। ठीक है, देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जो सॉल्व कर सकते हैं वो वीडियो पॉज करके सॉल्व करें। फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद 20 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ r। वेलोसिटी वेक्टर निकालना है किसी पार्टिकल का जो 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है r के डायरेक्शन में, जहां r ये है। ठीक, तो वेलोसिटी वेक्टर तो v से हम डिनोट कर लेते हैं। वेलोसिटी वेक्टर को क्या लिखेंगे, मॉड, पहले तो मैग्नीट्यूड और इनटू डायरेक्शन में इस तरीके से, v के ऊपर कैप, v कैप। अच्छा, अब ये कह रहा है कि वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन जो है r के ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू, v वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ v वेक्टर और इनटू r कैप। r कैप क्यों लिखे, सिंस डायरेक्शन ऑफ v वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर दोनों बराबर है या सेम कहिए, कि फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद 20 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ r। मतलब ये जो पार्टिकल है ये r के ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो r का डायरेक्शन कैसे निकलेगा, r कैप से निकलेगा। तो
तो v को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं कि v वेक्टर को कि v इज इक्वल टू मॉड v इंटू आर कैप। ठीक है, अब देखिए r का वैल्यू दिया हुआ है, r कैप निकालना है हमको, तो कैसे निकालेंगे? r कैप बराबर हो जाएगा r वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। ठीक है, ये हो गया i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 4 5 6। ठीक है, ये आर वेक्टर का वैल्यू आ गया। अब हमको वेलोसिटी वेक्टर लिखना है, तो v का मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड तो दिया हुआ है आपको 20 मीटर पर सेकेंड, तो v बराबर हो गया 20 इंटू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाई √6। ठीक है, या इसी को आप लिख सकते हैं v वेक्टर इज इक्वल टू 20 इंटू वन बाई √6 आई कैप प्लस ये हो गया 2 बाई √6 j कैप, और ये माइनस 1 बाई √6 k कैप। इस तरीके से भी ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर इसका। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इफ a इज इक्वल टू आई कैप प्लस j कैप एंड b इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 j कैप, फाइंड अ वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज b एंड पैरेलल टू a। ठीक है, a और b दो वेक्टर है जिसका अपना मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, वेक्टर मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, या कहिए कि वेक्टर दिया हुआ है, a और b वेक्टर दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड नहीं, a और b वेक्टर दिया हुआ है। हमको कह रहा है कि फाइंड अ वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज b। एक ऐसा वेक्टर निकालना है, एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड b के बराबर हो और वो वेक्टर पैरेलल टू a हो। इनडायरेक्टली आपको कहने की कोशिश ये की जा रही है कि the required vector which is to be calculated is in the direction of a vector। तो यहां हम लिख देते हैं कि the required vector is in the डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। पैरेलल कहने का मतलब ही होता है, पैरेलल कोई दो चीज तब होता है जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा तो वो एंटी पैरेलल कहलाता है। तो सेम डायरेक्शन में कहने का मतलब, सेम डायरेक्शन कहाँ लिखा हुआ है? फाइंड अ वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड
एस बी एंड पैरेलल टू ए, तो पैरेलल अगर ए के होगा यानी कि सेम डायरेक्शन में होगा, यानी कि जो ए का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा इस रिक्वायर्ड वेक्टर जो हमको फाइंड करना है उसका। द रिक्वायर्ड वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। अब हम लिखते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड वेक्टर बी आर, let the required vector be r, ठीक है। इस r के बारे में हमको क्या क्या मालूम है, r का जो मैग्नीट्यूड है सेम एज b, तो r के जगह पे जैसे कि r का अगर हम लिख रहे हैं, r वेक्टर लिख रहे हैं, तो नॉर्मली क्या लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर और इनटू आर कैप, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इनटू आर कैप। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में दिए गए इंफॉर्मेशन के अनुसार हम लिखेंगे यहाँ पे आर वेक्टर इज इक्वल टू मॉड बी वेक्टर इनटू ए कैप, और यहां लिखेंगे सिंस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है बी वेक्टर के इक्वल है, इसलिए हम आर के जगह पे बी का भी मैग्नीट्यूड, आर तो पता ही नहीं है तो उसके जगह बी जो पता है उसको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। एंड आर कैप जो है ये ए कैप, मतलब आर का जो डायरेक्शन है वो पैरेलल है, आर जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो पैरेलल है ए के, यानी कि सेम डायरेक्शन में है, तो आर कैप इज इक्वल टू ए कैप लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब आर कैप बराबर व्हाट, तो सबसे पहले तो मॉड बी निकाल लीजिए आप, मॉड बी निकालेंगे तो आंसर आएगा 5, ठीक है। मॉड भी निकालेंगे तो आंसर आएगा 5, और ए कैप निकाल लीजिए, ए कैप क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर क्या है, आई प्लस जे, आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय √2 हो गया, ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2 हो गया। बी का मैग्नीट्यूड आप जानते हैं कि 5 है, बी वेक्टर का तो 5 लिख लिए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 लिख लिए, और इनटू आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई √2 है। इसको आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं, ढेर सारा तरीका है इसको लिखने का। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 5√2 आई कैप प्लस 5√2 जे कैप, ये भी सही है। कहीं आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा, ये भी सही है। तो मेन कंसेप्ट जो है हमारा, कंसेप्ट यही छुपा हुआ है यहां और इस 2 लाइन में क्वेश्चन का, कि आर का जो मैग्नीट्यूड था, जो रिक्वायर्ड वेक्टर था, उसका जो मैग्नीट्यूड था वो बी वेक्टर के बराबर था, और रिक्वायर्ड वेक्टर का जो डायरेक्शन था, रिक्वायर्ड वेक्टर जो था पैरेलल था ए के। तो जो अगर कोई चीज, 2 चीज पैरेलल है यानी कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है तभी पैरेलल है, तो ए वेक्टर के पैरेलल हो गया, तो आर कैप और ए कैप जो है वो हमारा बराबर हो गया। मेन कंसेप्ट इसी 2 पॉइंट में है और बाकी तो कैलकुलेशन है। तो ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।